da 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 dinna da 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 dinna da। जय जयकार करती भीड़ के ऊपर जब उनका हेलीकॉप्टर मंडराता है, अम्मा के नाम से लोकप्रिय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हकीकत की नई जमीन पर खड़ी नजर आती हैं। இரண்டு கட்சிகளும் மீண்டும் எழுந்திருக்க முடியாதபடி மரணாடி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்। செய்வீர்களா? நீங்கள் செய்வீர்களா? ये पहली बार है जब एआईएडीएमके बिना किसी साथी के अकेले ही चुनावी मैदान में है। दशकों से जयललिता के प्रतिद्वंदी रहे डीएमके प्रमुख करुणानिधि के परिवार में छिड़ी जंग से उनकी पार्टी में टूट की आशंका जताई जाने लगी है। पार्टी के आला नेता 2G घोटाले के आरोपी हैं। इसके विपरीत विवाद और अतीत के भ्रष्टाचार के आरोपों से दूर जयललिता के मौजूदा कार्यकाल में तमिलनाडु की उच्च विकास दर रही है। राज्य में रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेश हुआ है। We want our Chief Minister, புரட்சித்தலைவி அம்மா, become a Prime Minister. வெளி மாநிலங்களிலிருந்து 500 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்கப்பட்டு வருகிறது। लेकिन शीर्ष पर पहुंचने की जयललिता की चाहत बहुत पुरानी है। बचपन से लेकर अब तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी की तरह ही रहा है। Her life is a fabulous script. In fact, it's worthy of being made into a biopic, which nobody will dare, but it's well worth making into a biopic. युवावस्था में जयललिता के कंधों पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ था। जब वो 2 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां संध्या फिल्मों में संघर्ष कर रही थी। तब वो अम्मू के नाम से पुकारी जाने वाली जयललिता को खींचकर सेट्स तक ले आती। उन्नीस 1961 में 13 साल की उम्र में अम्मू ने अपनी पहली फिल्म में अभिनय किया। பறவை போல வாழ வேண்டும், இதோ இந்த அலைகள் போல ஆட வேண்டும்। 3 साल बाद डायरेक्टर श्रीधर के साथ की गई विनीरदाई उनकी पहली हिट फिल्म थी। I was surprised, very good looking, charm, very confident also she is. So பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். I congratulated myself, Rajeshri and all. The first time I कुछ ऐसा ही असर उन्होंने उस वक्त के मेगा सुपरस्टार एमजीआर पर छोड़ा। एमजीआर ने उन्हें आयुराथिल ओरुवन में मौका दिया। तब पढ़ने की शौकीन अम्मू अपनी किताबों के साथ सेट्स पर पहुंच जाती थी। This is the scene, this is the like na. Okay, I'll do. Ready या केपांगे ready. Then she'll go only one take. Even to this day, she is an avid reader, a person who like a sponge absorbs and imbibes knowledge. एमजीआर और जयललिता की केमिस्ट्री ने इतिहास बना दिया। दोनों ने 20 से अधिक फिल्मों में काम किया, सभी सुपरहिट रही। 1972 में एमजीआर ने डीएमके को तोड़ दिया। 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बने तब वो फिल्मों की अपनी साथी को भी सियासत में लाना चाहते थे। लेकिन कानून की पढ़ाई में दाखिला लेने वाली जयललिता तब कहानियां लिखना शुरू कर चुकी थी और सियासत में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। I would have very much liked to be a lawyer, or I would have been a very good academician. He literally compelled me to join politics to help him. He persuaded me. I don't enjoy politics. I'm doing my duty. मगर फिल्म उद्योग से 4 मुख्यमंत्री चुन चुके तमिलनाडु में एमजीआर भगवान का दर्जा रखते थे। उन्हें कोई आसानी से ना नहीं कर सकता था। You know, she would have probably just had attended one class of that particular topic, but she would have picked up like that. She was extremely intelligent, a multifaceted personality, and she had interest in so many things. बतौर प्रोपेगेंडा सचिव जयललिता एआईएडीएमके में शामिल हो गई। संसद में कार्यकाल के तजुर्बे और एमजीआर की सरपरस्ती ने उनमें आत्मविश्वास भर दिया। एमजीआर की विश्वास पात्र के रूप में पार्टी में उनकी मजबूत होती स्थिति कई लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन गई और यहीं से विपरीत परिस्थितियों के साथ जयललिता की पहली बड़ी लड़ाई शुरू हुई।
There were people within the ADMK during MGR's time who were against her. They were trying to poison his ears, and she was totally down and she was sidelined. And when MGR died, she was not even allowed to go and see his body in the Ramavaram Gardens. But she managed to come and stand next to his body. जलील किए जाने के बावजूद जयललिता की संयमित चुप्पी ने जनता के बीच उनके प्रति हमदर्दी जगा दी। इसके बाद हुए चुनाव में उन्होंने एमजीआर की विधवा की अगुवाई वाले एआईएडीएमके के धड़े को पराजित कर दिया। लोगों ने फैसला कर दिया था कि एमजीआर की विरासत का असली वारिस एमजीआर का परिवार नहीं बल्कि जयललिता थी। लेकिन उनकी किस्मत में अभी एक और अपमान लिखा था। जयललिता जब नेता विपक्ष थी तब राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान डीएमके नेताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। वो छेड़छाड़ से भरी बदसलूकी तक करने से नहीं चूके। इस घटना ने नौजवान अमू की आत्मा को इस्पाती इरादों से भर दिया। जयललिता ने प्रतिज्ञा की कि डीएमके को हराने से पहले वो विधानसभा में कदम नहीं रखेंगी। Literally what happened to Draupadi happened to her. Now what happened was all these factors helped her politically. They sort of identified her with the heroine, and anyone opposing the heroine is a villain. एमजीआर के दुश्मन डीएमके प्रमुख करुणानिधि अब जयललिता के दुश्मन भी थे। अगले कुछ दशक तक दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए। This rivalry is something that I inherited. So I don't belong to Mr. Karunanidhi's generation. करुणानिधि को हराने का जयललिता का मिशन अगले चुनावों में सफल हो गया, लेकिन ये सफलता एक बड़े नुकसान के बाद मिली। 1991 में उनके साथी और दोस्त राजीव गांधी की एलटीटी ने हत्या कर दी। एक वक्त डीएमके और एआईएडीएमके से मदद पाने वाले आतंकी गुट ने अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की बलि ले ली थी। इस वजह से नई मुख्यमंत्री ने एलटीटी को हराना अपना अगला मकसद बना लिया। After the assassination of Rajiv Gandhi, she took a very strong position against the LTTE. जयललिता कई तरीकों से मजबूत हो चुकी थी। आखिरकार उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जन्म से कन्नड़ तमिलनाडु पर राज कर रही थी। एक ब्राह्मण महिला सबसे बड़ी द्रविड़ पार्टी की रहनुमा थी। She started thinking that she was larger than life. और जयललिता ने पार्टी और सरकार को चलाने का एमजीआर का तरीका अपना लिया था। She emulated MGR. MGR was number 1 and the next was number 17 or 18 or 19. So 1 to 16 was MGR. She is carried on the same formula. जयललिता के लिए अब हमदर्दी से ज्यादा खौफ के भाव ने जगह ले ली थी। The speaker literally prostrated before her when he was made the speaker. You know, ministers used to prostrate before her. Her MPs were standing around. They were not asked to sit down, and they were so scared to open their mouth. They were so, even when she's not there, people in parliament, they were very scared that maybe she's monitoring them. गुजरते साल में भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ने लगे। मुख्यमंत्री की आलीशान जीवन शैली के बारे में कहानियां भी बाहर आने लगी। Marriage of Shashikala's nephew, that was a really bad thing for the whole world to see how much opulent marriage she performed for the foster son. जयललिता हर बात से बेपरवाह थी। उन्हें पूरा यकीन था कि खराब पब्लिसिटी उनके खिलाफ साजिश है। आखिरकार 1996 के चुनाव में जनता ने उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका। इससे भी बुरा ये हुआ कि उन्हें 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से वो नए इरादों के साथ बाहर निकली। अब उन्होंने एक और प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो सिल्क की साड़ी और जेवरात नहीं पहनेगी, ऐसी चीजें जो उन्हें उनके लोगों से दूर कर देती हैं। जयललिता एन्नुम नान ஜெயலலிதா என்னும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் और कमबैक फिल्मों की तर्ज पर जनता ने उन्हें एक और मौका दिया। अगले चुनाव में जयललिता केंद्र की सत्ता में थी, वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी के रूप में। She is so unpredictable. You never know what she will do. Right from the beginning of giving the letter to support Vajpayee, and she kept them hanging for 2 days. साथ
ज्यादा दिन तक नहीं चला। ठीक इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का साथ भी थोड़े वक्त तक ही चलता रहा। They had been allies, but between Sonia Gandhi and Jayalalitha, there had never been good rapport. इस बीच पुराने प्रतिद्वंदी से हिसाब बराबर करने का उनके फैसले ने उनसे जनता का भरोसा दोबारा छीन लिया। सुबह होने से पहले उन्होंने बेहद चर्चित ऑपरेशन में करुणानिधि को गिरफ्तार करवा दिया। My aim, Chief Minister, was to get to the core of the misunderstanding. All that you asked, all your questions, have you got anything more to ask? जयललिता तेजी से अकेली पड़ती जा रही थी। प्रेस के साथ उनका लंबा रिश्ता भी खत्म हो चुका था। 2004 में बीबीसी के एक इंटरव्यू से भी ये बात साफ हो गई। I must say it wasn't a pleasure talking to you. Namaste. आखिरकार 2011 के आने के बाद ही जनता ने उन्हें तीसरा मौका दिया। विधानसभा चुनाव में AIADMK ने 234 में से 203 सीटें हासिल की और एक भारी जनादेश उनके पास था। जयललिता एन्नुम नान। जयललिता दोबारा सत्ता पा चुकी थी, लेकिन अपनी खुद की स्वीकारोक्ति के मुताबिक वो पहले जैसी नहीं रही थी। I have grown, evolved, I have developed a lot of maturity. And I have gained a lot of experience that comes only with time. Definitely I'm a very different person from what I was 10 years ago. दो 2014 के चुनाव की तरफ अग्रसर जयललिता अपने अतीत को पीछे छोड़ देना चाहती हैं। ऐसा वो उस वक्त कर रही हैं जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 12 बड़े मामले हैं। उनके साथियों के खिलाफ 33 मामले हैं। ये मामले ऐसे वक्त पर उन्हें चुनौती दे रहे हैं जब तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव का मतदान होने में करीब एक हफ्ता ही बचा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को अदालत से समन मिल चुका है। हालांकि उन्हें चुनाव होने तक पेशी से छूट दी गई है। There have been 12 cases against her. In 11 she had been acquitted. One more is pending in Bangalore. One doesn't know. So 11 cases have been dismissed, which means that they were false cases filed by Karunanidhi. बतौर मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में उन पर कोई भी नया आरोप नहीं लगा है और सिर्फ यही नहीं बदला है, दौलत का प्रदर्शन अब बीते वक्त की बात हो गई है। लंबे वक्त की उनकी विवादित साथी शशिकला भी अब सार्वजनिक तौर पर मुश्किल से ही नजर आती हैं। उनके कैबिनेट के साथी अब सार्वजनिक जगहों पर उनके सामने दंडवत करते हुए नजर नहीं आते। Since 2011 till now, I think people are also saying that she has mellowed down a little and she has learnt her lessons probably, and she is now, the only focus now is to become the Prime Minister. बीते वक्त की तरह अब मीडिया में उनके विरोधियों के इश्तिहार पर वो मानहानि का दावा नहीं करती हैं। हालांकि उनके करीबी अब भी कहते हैं कि निजी हमलों को लेकर वो आज भी बहुत संवेदनशील हैं। More politicians are criticized, but in the Tamil media, she is criticized very personally, at a very personal, low level. That is why these cases happen. एक वक्त अपनी जिद के लिए जानी जाने वाली अम्मा अब अपने खास अंदाज वाली आर्थिक नीतियों के लिए पहचान बना रही हैं। तकरीबन रॉबिनहुड वाले अंदाज में जयललिता शराब पर अतिरिक्त कर लगाकर उससे मिले पैसे का इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर रही हैं। इससे तकरीबन 20,000 करोड़ की लागत से मुफ्त खाना, मिक्सर, लैपटॉप, साइकिल और पशुधन देने की योजनाएं भी शामिल हैं। अम्मानॉमिक्स के नाम से जानी जाने वाली उनकी नीति अब एक नया तमिलनाडु बना रही है। Caring leader and someone who has given a healing touch to what was happening in Tamil Nadu earlier. So amongst her supporters, she is liked a lot. साल 2013 में जयललिता ने सस्ता खाना देने की महत्वाकांक्षी योजना को शुरू किया था। योजना के तहत नगर निगम की कैंटीन में महिलाओं के स्व सहायता दल सस्ता खाना देते हैं। एक साल के भीतर ही चेन्नई और दूसरे शहरों में करीब 200 कैंटीन दिन में 3 बार लोगों को खाना खिला रही हैं। जयललिता के समर्थकों के लिए किचन इस बात का एक और सबूत है कि वो उनके लिए मां के सम्मान है। The same amount of quantity if I want to take means definitely I have to spend more than 60 or 70 rupees. But here only I have spent 10 rupees. It is the central government which is responsible
for the rise of prices all over India. राजनीतिक रूप से ये रसोई कांग्रेस और डीएमके पर महंगाई के मुद्दे पर हमले का ताकतवर हथियार है, तो बढ़ती कीमतों पर लोगं के गुस्से को कम करने में भी ये मददगार है। लेकिन जहां जयललिता के विरोधी साफ तौर पर निशाने पर हैं, वहीं उनके साथी भी अचरज में हैं। 2011 में नरेंद्र मोदी जयललिता के शपथ ग्रहण समारोह में आए। 2012 में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर जयललिता ने कर्ज चुका दिया। नरेंद्र मोदी से इस पुरानी दोस्ती के बावजूद 2014 में वाम मोर्चे से गठबंधन का ऐलान कर उन्होंने सबको चौंका दिया। फरवरी में तीसरे मोर्चे के गठन के ऐलान के वक्त वो सीपीएम महासचिव प्रकाश करात और सीपीआई के एबी बर्धन के साथ खड़ी नजर आई। She didn't say that they were joining the third front and all that. It was said by Karat all of a sudden, and she didn't deny it, but that was not her idea. अनिच्छा लाजमी भी थी। एक हफ्ते के भीतर ही सीटों के बंटवारे पर असहमति के मुद्दे पर गठबंधन टूट गया। इसके बाद जयललिता ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने ऐलान किया कि साल 2014 के चुनावों में एआईएडीएमके अकेले मैदान में उतरेगी। 1972 में पार्टी बनने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा था। इस बारे में फैसला 66 में जन्मदिन के कुछ दिन बाद हुआ। इस फैसले ने पार्टी में नया जोश भर दिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक विशाल केक बनवाया जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री पद के लिए जयललिता। चेन्नई में जगह जगह इस सपने को जगह देने वाले पोस्टर लगे हुए थे। She's never said, I'm going to be the next Prime Minister. The party people have said that. When in the company of the left, particularly Prakash Karat, she was asked, she said, this is pointless to talk about it now. Let's look at the numbers and then we'll see. So she's very realistic on that. But I think she wouldn't mind being Prime Minister. पिछले कुछ सालों में जयललिता ने विदेश नीति के मामले में अपनी एक अलग जगह बनाई। तमिलों को अधिकार के मसले पर वो श्रीलंका को लेकर प्रधानमंत्री को अक्सर चिट्ठी लिखती रही। उनकी पकड़ तब भी साबित हो गई थी जब भारत आने वाले विदेशी नेता चेन्नई आना नहीं भूलते थे। जयललिता के ऐसे पोस्टर उनकी छवि को चमकाते हैं और समर्थकों के जहन में न खत्म होने वाला असर छोड़ जाते हैं। फिर भी जयललिता जानती हैं कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री का सपना एक लंबा सफर है, इसीलिए वो संसद की आकृति वाले मंच पर खड़े होकर भी इस सपने की बात जुबान पर नहीं लाती हैं। सब कुछ पीएम की दौड़ में सबसे आगे चल रहे धावक बीजेपी के बहुमत के आंकड़े पाने में नाकाम रहने पर निर्भर करेगा। इन हालात में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और उड़ीसा के नवीन पटनायक जैसे मुख्यमंत्रियों के समर्थन से तीसरे मोर्चे के अगवा के तौर पर जयललिता के चुनाव पर टिका है। ADMK has to get upwards of 25. If BJP is less than 180 and with allies less than 210, then this third front or united front or whatever name it takes. वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि मोदी के विपरीत जयललिता की महत्वाकांक्षा खुद को अपने सूबे की हदों में ही समेटे रखने में है। वो तमिलनाडु से एक से ज्यादा दिन शायद ही दूर रह पाए। अंतिम बार वो 1980 में विदेश गई थी। She wants to leave a legacy, the desire to be remembered by generations of Tamils to come as someone who made a difference in their life. लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि जयललिता की जिंदगी की कहानी उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं लिखी गई है। अतीत में अपने खिलाफ हुए गलत को बदलने के लिए वो कई बार नामुमकिन सी चीजों को मुमकिन बनाते हुए सत्ता में वापसी कर चुकी हैं। सवाल ये है कि एक वक्त फिल्मों से बचने वाली, सियासत से दूर रहने की कोशिश करने वाली नौजवान अम्मू राष्ट्रीय मंच पर बड़ा किरदार निभाने की अम्मा की किस्मत को फिर गले लगाएगी।